तो चलो दोस्तों, करते हैं आज की 20 प्रश्नों की सीरीज शुरू। और आज हमारे पास पहला प्रश्न है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि मृगांक इसमें किसका पर्यायवाची शब्द है ये बताना है आप लोगों को। तो हमारे पहला ऑप्शन है सिंह, दूसरा ऑप्शन है शेषनाग, तीसरा ऑप्शन है बंदर, चौथा है चंद्रमा। तो मृगांक जो है ये है आपका किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है ना। ठीक है, इसके बाद सिंह तो हमारे पास मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंह जो होता है ये होता है आपका मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। शेषनाग जो होता है ये होता है आपका भुजंग, सर्प, व्याल, अहि का पर्यायवाची शब्द, यानी कि सांप के पर्यायवाची शब्द होता है शेषनाग। और बंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके मरकट, शाखा मृग, ये होते हैं आपके क्या, बंदर के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है, यानी कि आपको अविकारी शब्द बताना है। अविकारी शब्द का चयन करना है आपको इसमें से कि अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द हमारे पास, इसमें अविकारी शब्द हो जाएगा आपका क्या, यहाँ। कैसे होगा यहाँ अविकारी शब्द, क्योंकि अविकारी शब्द वो शब्द होता है जो लिंग वचन कारक एवं काल के आधार पर क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, वो शब्द कहलाता है आपका क्या, अविकारी शब्द। और यहाँ पे यहाँ ऐसा शब्द है जो परिवर्तित नहीं होता है, लिंग आधार वचन कारक एवं काल, क्योंकि लड़का परिवर्तित होता है, वह परिवर्तित होता है। अच्छा, तो ये तीनों आपके क्या है, विकारी शब्द है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका अविकारी शब्द। चलेगा तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में महाप्राण व्यंजन छांटने हैं आपको। तो महाप्राण व्यंजन छांटना है आपको। तो हमारे पास अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं आपके किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है महाप्राण, दूसरा होता है आपका क्या, अल्प प्राण, है ना। तो अल्प प्राण वर्ण वो होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है आपका क्या, अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य र ल व, य र ल व, ये होते हैं आपके क्या, अल्प प्राण। महाप्राण क्या होता है आपका, महाप्राण होता है, माफ कर दीजिएगा, महाप्राण होता है आपका दूसरा और चौथा वर्ण, और श ये होते हैं आपके क्या, महाप्राण। तो यहाँ पर आपको महाप्राण वर्ण छांटना है। तो ये क्या है, किसी वर्ण का पहला वर्ण है, ये भी पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। तो पहला, तीसरा, पांचवा तो आपका क्या होता है, अल्पप्राण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा छ क्या हो जाएगा आपका, महाप्राण। अगला प्रश्न है हमारे पास, और अगला प्रश्न है आपका दांत काटी, क्या अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है पक्की दोस्ती करना। क्या है आपका, पक्की दोस्ती करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास नए पत्ते। अगला जो प्रश्न है, नए पत्ते के रचनाकार कौन है। तो नए पत्ते जो रचना है ये है आपकी किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नए पत्ते जो रचना है ये है आपका क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है नए पत्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है आपकी अनामिका। ठीक है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, ये क्या है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उपन्यास भी लिखे हैं। इनके उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, ये सब इनके क्या हैं, उपन्यास है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का क्या कहा जाता है, छायावाद का सलाहका पुरुष। छायावाद का सलाहका पुरुष किसको कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। ठीक है, छायावाद का महाप्राण भी कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। महाप्राण भी किसको कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। चलेगा, अब हमारे पास आता है सुमित्रा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है मंगलेश डबराल जो है, इनका जो जन्म होता है ये होता है आपका कहाँ पर,
टिहरी में, टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में होता है। 16 मई और 1948 को मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी के काफल पानी गांव में होता है। ठीक है, मंगलेश डबराल की रचना की बात करेंगे तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, एक दिन आयोवा, वो मंगलेश डबराल का क्या है, यात्रा वृत्तांत है। और इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, कवि का अकेलापन और लेखक की रोटी, ये इनकी क्या है, कहानियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचनाएं तो चांद का मुँह टेढ़ा, मुक्तिबोध की रचना है आपका क्या, चांद का मुँह टेढ़ा। ठीक, मुक्तिबोध को जो है कहा जाता है क्या, आत्मसंघर्ष का कवि। मुक्तिबोध का उपनाम है एक आत्मसंघर्ष का कवि। मुक्तिबोध को कहा जाता है तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, गहन अनुभूति का कवि। ये सारे मुक्तिबोध के उपनाम हैं। इनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूली। ठीक है, काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, ये इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब होता है, 1900 में, ये होता है आपका कौसानी में। ठीक है, इनका बचपन का नाम आपको अगर नहीं पता जो गोसाई दत्त है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को क्या, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को क्या है, चतुर चितेरे कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को, इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुमित्रा नंदन पंत को क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कौन सी रचना के लिए, रचना है इनका चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इनको क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है चिदम्बरा के लिए। ठीक है, 1960 में, 1960 की बात करेंगे तो 1960 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए, चांद का मुँह टेढ़ा के लिए इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे थोड़ा सा, तो 1961 में इनको पद्म भूषण भी दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा इनको क्या है, पद्म भूषण भी दिया जाता है 1961 में। किसको, सुमित्रा नंदन पंत को। चलेगा, सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया था। और इनकी एक रचना है क्या, पल्लव। और पल्लव को जो है, पल्लव इनकी छायावाद की रचना है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है इनकी रचना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में हमारे पास अगला प्रश्न है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार है आपका क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होती है, तुलना की जाती है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और यमक अलंकार में क्या होता है कि जो एक शब्द बार बार आता है, जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, लिपि का अर्थ है। लिपि का अर्थ बताना है आपको कि लिपि का अर्थ क्या होता है। तो लिपि का वर्ण लेखन की कला, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, भाषा का अर्थपूर्ण रूप, वर्णमाला का लिखित रूप। तो लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप ही क्या हो जाएगा, आपका लिपि कहलाएगी, है ना। वर्णों की लेखन विधि को हम क्या कहते हैं, लिपि, है ना। और हमारे पास हिंदी, हम तो हिंदी कर रहे थे, हिंदी भाषा, हिंदी की जो लिपि है ये है आपकी कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि, है ना। देवनागरी लिपि का विकास होता है आपकी कौन सी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से होता है, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास भारत में सबसे पहले गुजरात में जयभट्ट अभिलेख से प्राप्त होता है। गुजरात के जयभट्ट अभिलेख से देवनागरी लिपि प्राप्त होती है ना। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी हमारे संघ की राजभाषा होगी और इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। निम्न अगला प्रश्न है हमारे पास,
निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि बताने की, जो हमारे पास शब्द है ना प्रत्येक, इसमें संधि बताने की कौन सी संधि है। तो संधि बताने के लिए सबसे पहले हम प्रत्येक की संधि पे छेद करेंगे, प्रति प्लस एक, ठीक है। प्रति प्लस एक, तो इसका अंतिम वर्ण ई आ रहा, इसका पहला वर्ण ए आ रहा, ठीक है। अब हमने इसमें संधि देखनी है, तो यण संधि का नियम होता है कि ई उ ऊ और री के बाद कोई भी विजातीय स्वर आता है ना। अगर ई के बाद विजातीय स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर य हो जाएगा, ऊ के बाद विजातीय स्वर आएगा तो ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, और री के बाद विजातीय स्वर आएगा तो आधा र हो जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई, दूसरे शब्द का पहला वर्ण य, यानी ई के बाद विजातीय स्वर आएगा तो अब इसके स्थान पर हो जाएगा आपका क्या, य, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास हमने प्रति, इसका अंतिम वर्ण निकाल दिया, ये हो गया आपका ए, और ई के स्थान पर य करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्रत्येक, यानी इसमें संधि हो जाएगी आपकी कौन सी, यण संधि। वृद्धि संधि, अगला वृद्धि संधि का नियम क्या होता है। जब तक हमें नियम नहीं पता होगा तब हम संधि भी नहीं बता पाएंगे, या तो हम रटेंगे ही, है ना, तो रटने में तो इतना आसान होता नहीं है। तो वृद्धि संधि का नियम होता है कि ओ आ के बाद ए आई, ओ आ के बाद ए आई ओ आओ आई, तो क्या हो जाएगा, ओ आ और ए आई को मिलके क्या हो जाता है आपका आई। ये वृद्धि संधि का नियम है। ओ आ के बाद ओ औ आएगा तो मिलके क्या हो जाएगा आपका औ हो जाता है। ये है वृद्धि संधि का नियम। गुण संधि का नियम है कि ओ आ के बाद ई उ और री आए तो ओ आ और ई को मिलके ए, ओ आ और उ को मिलके ओ, और ओ आ को री को मिलके अर हो जाता। दीर्घ संधि में क्या होता है, सजातीय स्वर मिलते हैं। ओ आ के बाद ओ आएगा तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई आएगा तो बड़ी हो जाएगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में पुर्तगाली शब्द है। आपको शब्द छाड़ने की पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, पादरी। पादरी क्या है, इसमें पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। माचिस आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। माचिस जो है ये किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। चोगा आपका तुर्की भाषा का शब्द है। चोगा क्या है आपका, तुर्की भाषा का शब्द है। रूबल आपका रूसी भाषा का शब्द है, ठीक है। ठीक, तुर्की भाषा के शब्द तो तोपची, बारूद, ये सारी तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, वृत्त, चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उनका सफलतापूर्ण लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न में से कौन सा है। तो ये व्यक्ति हमारे पास है कौन, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना लेखन कार्य संपादित किया है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी जो है, मनोहर श्याम जोशी को 2005 में उनके साहित्य रचना, उनका उपन्यास है क्याप और क्याप के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 2005 में, ठीक है। इनके अन्य उपन्यास है कश्यप, कुरु कुरु स्वाहा, बुनियादी, कौन हूँ मैं, ये सारे इनके उपन्यास हैं। इन्होंने व्यंग्य रचना नेताजी, कहन, इस देश का यारो क्या कहना, ठीक है। इन्होंने साक्षात्कार भी लिखे, बातों बातों में 21वीं सदी, ठीक। इन्होंने धारावाहिक, इनका प्रसिद्ध धारावाहिक है हम लोग, बुनियादी, मुंगेरी लाल की हसीन सपने, हम राय। इन्होंने फिल्में भी लिखी हैं, हे राम, पापा कहते हैं, अपू राजा, भ्रष्टाचार, ये इनकी क्या है, फिल्में हैं। चलिएगा अब इसके बाद यहाँ अगला हमारे पास पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन होना है आपका भिवानी नहीं, ये आपका क्या, शिवानी है ना। तो शिवानी हमारे पास उत्तराखंड की पश्चिम लेखिका के रूप में जानी जाती है। तो शिवानी की जो रचनाएं हैं, ठीक है, शिवानी की रचनाएं हैं विष कन्या, कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतों वाली, चल खुसरो अपने घर, कैजा, गेंदा, भरवी, स्वयं सिद्धा, रति विलाप, आकाश, ये इनकी क्या है, काव्य रचना, इनकी क्या है, उपन्यास हैं। चलिए सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, इनके उपन्यास हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्रेमचंद।
तो प्रेमचंद्र का जन्म होता है 1880 में। कहाँ पर होता है? लमही गांव में। लमही गांव में 1880 में। प्रेमचंद्र का मूल नाम है आपका, प्रेमचंद्र का मूल नाम है क्या? धनपत राय। धनपत राय। प्रेमचंद्र का मूल नाम है धनपत राय। प्रेमचंद्र उर्दू में जो रचनाएं लिखते थे, उर्दू में ये रचनाएं लिखते हैं किस नाम से? नवाब रॉय के नाम से। नवाब रॉय के नाम से। अच्छा, एक चीज़ और है, प्रेमचंद्र जो है, प्रेमचंद्र का नाम धनपत राय, उर्दू में नवाब रॉय। प्रेमचंद्र जो है हिंदी में लिखते थे प्रेमचंद्र नाम से। इनको प्रेमचंद्र नाम देने वाले हैं दया नारायण निगम। दया नारायण निगम है ना, इनके परम मित्र हैं, इन्होंने इनको नाम दिया प्रेमचंद्र नाम। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, ये इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। इन्होंने एक अधूरा उपन्यास भी लिखा और इनका अधूरा उपन्यास है आपका क्या? मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र। चलेगा आगे। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जो वास्तविक नाम है ये है, इनका नाम केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन को क्या? घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कारक चिन्हों को कहते हैं। तो कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्हों को या तो कारक की विभक्ति कहते हैं या इनका दूसरा नाम है क्या? परसर्ग। तो कारक चिन्हों को हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? किसी भी रूढ़ शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय क्या है? बाद में लगते हैं। उदंड मार्तन नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? जुगल किशोर। उदंड नामक पत्र के जो संपादक थे ये है क्या? जुगल किशोर। उदंड नामक पत्रिका का प्रकाशन 30 मई 1826 को कहाँ से होता है? कलकत्ता से। कलकत्ता से संपादक हैं इसकी जुगल किशोर। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और साप्ताहिक पत्र है। साप्ताहिक पत्र है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पत्र का नाम हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन करते हैं बालकृष्ण भट्ट और ये 1877 में प्रकाशित होता है प्रयाग से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी, मैंने आपको आगे अभी बताया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है 1960 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, है ना। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी 1960 कला और बूढ़ाचांद के लिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 चिदम्बरा के लिए, इनको इनकी साहित्य के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया था 1961 में। ठीक है, चलेगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास निम्न में दिए गए विकल्पों में वाक्य में दही का निर्णय होता है। तो दही हमारे पास खट्टी है, मैं दही खाता हूँ। दही खट्टा है, मैं दही, तो यहाँ हो जाएगा दही खट्टा है। क्या हो जाएगा? दही खट्टा है, क्योंकि दही शब्द आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये बताना है आपको, कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो कारतूस है हमारे पास फ्रांसीसी भाषा का शब्द, है ना। देख लीजिएगा, इसमें हमारे पास एक शब्द आता है पिस्तौल। तो पिस्तौल तो है आपका क्या? पुर्तगाली शब्द। बारूद है आपका क्या? तुर्की भाषा का शब्द। और कारतूस है आपका फ्रांसीसी शब्द। ठीक है, चलेगा। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है, यानी कि ये वाक्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। अब देखते हैं इच्छावाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ पर हम क्या करें? इच्छा, कामना, आशीर्वाद, उपदेश आदि दिए जाने का बोध होता है, वो वाक्य हो जाता है आपका क्या? इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जैसे हमने कहा आपको कि नव वर्ष मंगलमय हो, सदा खुश रहो, यानी कि जहाँ पर हम क्या करेंगे? इच्छा या किसी के लिए कोई कामना करेंगे या किसी के लिए कोई उपदेश देंगे या किसी के लिए क्या आशीर्वाद देंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्या? इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या
यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये मेरी इच्छा हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा अब इच्छावाचक वाक्य। या हमने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए, इच्छावाचक वाक्य क्योंकि उपदेश दे रहे हैं। संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा, मैंने इससे आगे वाली एक वीडियो थी उसमें बताया था कि संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा, जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वो वाक्य हो जाएगा आपका क्या, संकेतवाचक वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा, आदेश या निर्देश दिए जाने का बोध होता है, वो वाक्य हो जाएगा आपका क्या, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे मैंने कहा बाहर जाकर खेलो, तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है। निश्चयार्थक वाक्य, निश्चय यानी कि आपका निश्चयार्थक विधानवाचक वाक्य को कहेंगे जहाँ पर क्रिया क्या होगी, सामान्य रूप से हो रही होगी। असूर्य पश्चात शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा पर्दा जिससे सूर्य भी न भेद सके, उसको कहते हैं हम क्या, असूर्य पश्चात। ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी का चीरहरण होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, द्रौपदी का चीरहरण होना मुहावरे का अर्थ होगा बढ़ा चढ़ा कर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक विस्तृत होना। चलो अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण शब्द का संधि होता है उत् प्लस चारण, है ना, इसका संधि हो जाएगा उत् प्लस चारण। ठीक है। व्यंजन संधि का नियम है, व्यंजन संधि का नियम है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का क्या होगा, क्या नहीं, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद च, ज, ड, ल वर्ण आए तो पहले वर्ण के स्थान पर क्या होगा, इनका हलंत, च, ज, ड, ल का क्या होगा, हलंत रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, उच्चारण, है ना। ठीक है। अगला है आपका, निम्न में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, देख लीजिएगा, ये पढ़ना जरूरी है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में पढ़े शैलेश मटियानी, और एक हमने देख लिया, अच्छा इस पर सर्पकंदा, 52 नदियों का, इसमें से हमें कोई भी अचानक दिखा, अच्छा ये आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं। हमें एक बार ध्यान से देखना है, क्या कह रहा है कि निम्न में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, तो नहीं है को आप विशेष तौर से देख लीजिएगा। तो नहीं है पूछ रहा है, तो एक पहला ऑप्शन है, एक सड़क 57 गलियां, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है। सर्पगंधा शैलेश मटियानी की रचना है, 52 नदियों का संगम शैलेश मटियानी का, आकाश कितना अनंत है शैलेश मटियानी का रचना। अब हमारे पास तीनों तो इसके हैं, ये बच गया, तो ये है आपका किसकी रचना, कमलेश्वर की, ये है आपका कमलेश्वर की रचना है। कौन, एक सड़क 57 गलियां। ठीक है। कमलेश्वर का क्या है, ये उपन्यास है, उपन्यास। ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए हम अपने यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और हम इसमें आपके लिए कुछ और नया जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप चाहें तो। चलिएगा, ओके बाय।